तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले हम उस एक कैच की बात करेंगे जिसके मिस होते ही पाकिस्तान ने खालिस्तान का एजेंडा फिक्स कर दिया। कल दुबई में एशिया कप के मैच में भारत पाकिस्तान से हार गया। भारत तो हार पचा गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी जीत को नहीं पचा पाया। उसे इस बहाने भारत में अपना एजेंडा चलाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिल गया मानो, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह से एक कैच मिस हो गया था। आपने देखा ही होगा मैच, मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना रिप्ले करने की जरूरत है, लेकिन वो कैच मिस हुआ। फिर क्या था? पाकिस्तान की तरफ से खेल में खालिस्तानी एजेंडे की टूल किट तैयार हुई। फौरन पाकिस्तान की तरफ से अर्शदीप को खालिस्तानी कहने वाले ट्वीट्स लगातार एक के बाद एक आने लगे। यहां तक कि अर्शदीप के विकिपीडिया के पेज में भी बदलाव कर दिया गया। यह भी पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ। अर्शदीप सिंह को मेजर अर्शदीप सिंह लांगड़ा लिखा गया, उनके देश का नाम खालिस्तान लिखा गया। ये सारी शरारतें कौन कर सकता है? पाकिस्तान ही कर रहा था। हालांकि विकिपीडिया से अब ये सब हट भी गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो भारत में नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश करती हमारी ये पहली रिपोर्ट बहुत गौर से और ध्यान से देखिएगा। अर्शदीप हमारा भाई है, अर्शदीप हमारी जान है। अर्शदीप ने कैच छोड़ा, सिर्फ इस वजह से ही पाकिस्तान नहीं जीता। पाकिस्तान की जीत और भारत की हार के और भी बहुत से कारण थे। कैच छोड़ने के बावजूद अर्शदीप सिंह ने 3.5 ओवर्स में 7 की औसत से 27 रन दिए और 1 विकेट लिया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 10 के औसत से 40 रन देकर 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने भी अपने 4 ओवर्स में 11 के औसत से 44 रन दिए और यजुवेंद्र चहल ने भी अपने 4 ओवर में 10.8 के औसत से 43 रन खर्च किए। यानी सारे बॉलर्स में रवि बिश्नोई के बाद अर्शदीप सिंह की बॉलिंग ही सबसे अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने इसके लिए सहारा लिया अर्शदीप के धर्म का, यानी उनके सिख होने का। 11:05 पर अर्शदीप ने कैच छोड़ा और ठीक 11:06 पर इस पाकिस्तानी हैंडल से पहला ट्वीट आया। लिखा, अर्शदीप मेरा खालिस्तानी भाई। लेकिन इस आग में घी डाला पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट वजाहत खान ने, जो पाकिस्तानी फौज के बहुत करीब माने जाते हैं। अर्शदीप के कैच छोड़ने के ठीक 3 मिनट बाद यानी 11:08 पर वजाहत खान ने ट्वीट किया। लिखा, अर्शदीप साफ तौर पर पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा है। इसके बाद तो पाकिस्तानियों की तरफ से अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित करने की मुहिम शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान भारत में अशांति पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। पाकिस्तान से लगातार ऐसे ट्वीट होने लगे। हसनैन यूनुस नाम के एक और हैंडल से अर्शदीप की फोटो के साथ ट्वीट किया गया कि अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित करने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने 2 तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया। पहला तो ये कि अर्शदीप को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कहा गया। दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने ये चलाया कि अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद भारत की मीडिया ने उन्हें खालिस्तानी कहकर बुलाया है। इस पूरे विवाद में एबीपी न्यूज को भी जबरदस्ती घसीटा गया। इन ट्विटर हैंडल्स को देखिए, इन सब में एक ही भाषा और एक ही चीज लिखी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद एबीपी न्यूज का भारतीय एंकर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहा है। आप इन नफरत प्रेमियों के दिल में भरे जहर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद एक एक करके ये पूरा एजेंडा चलने लगा। कई सारे पाकिस्तानी हैंडल से ये ट्वीट किए जाने लगे। ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि एबीपी न्यूज के किसी भी एंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन पाकिस्तान को तो सिर्फ एजेंडा चलाना है। अर्शदीप हमारा भाई है, अर्शदीप हमारी जान है। कोई अर्शदीप के खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं करेगा, हो जाता है। अर्शदीप ने कहा ये इतना आसान है, ये तो मैं 3 उंगलियों से पकड़ लूंगा। लेकिन अक्सर जो चीज बहुत आसान होती है इंसान से वही नहीं होती। अक्सर इंसान को जो दरवाजा लगता है खुलेगा, वही दरवाजा नहीं खुलता। अक्सर जो अपॉर्चुनिटी इंसान को लगती है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वही अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अर्शदीप तो साड़ी जान है, ये तुमसे जो हुआ है बस अच्छे के लिए हुआ है, ये करते रहो, ये तुम करते रहो। हमारा मैच हुआ क्रिकेट। ये वही मोमिन साकिब हैं जो पाकिस्तान की हार पर खूब रोकर वायरल हो चुके हैं। लेकिन ये खुद अर्शदीप को अपना भाई बता रहे हैं। यानी ये पूरा एजेंडा पाकिस्तान ही चला रहा था, लेकिन बदनाम हिंदुस्तान को कर रहा था। तो अब तक आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान के इस भारत विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये फौरन पता चलता है।
कि सोशल मीडिया पर कैसे एजेंडा ट्रेंड किया जाता है। उसकी लैंग्वेज एकदम सिमिलर होती है, उसके कीवर्ड्स होते हैं, हैशटैग्स तो होते ही होते हैं। इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। उसने ये सोचा था कि सिखों को, उसकी भावनाओं को भड़काकर वो भारत में अशांति फैला देगा, लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया और ये पता चल गया कि इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तानी हैंडलर्स थे। कि जो कुछ भी हो रहा था, ट्रैक बैक जब किया गया तो वहाँ के IP एड्रेस पाए गए। हालांकि कुछ लोग भारत में भी ऐसे थे जो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो फंस गए, उस ट्रैप में आ गए। ऐसे लोगों पर भी सरकार की नज़र है। लेकिन अब हम पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों को अर्शदीप के कैच छोड़ने से दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी हार के लिए और भी बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार थी और हम एक समझदार और मैच्योर मुल्क होने के नाते इन चीज़ों का आकलन करते हैं, उसे समझते हैं। पाकिस्तानियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हम अपनों को, चाहे वो जीते या हारे, सपोर्ट कैसे करते हैं। अर्शदीप का वो कैच से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी और भी बैट्समैन तो बाकी ही थे। आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उसने कैच गिराया लड़के ने, तो वो शिकस्त का आई जिम्मेदार। डोंट थिंक सो। समटाइम्स किस्मत की बात है, आज कभी पाकिस्तान हो के जाता है फेवर में ऐसा। था। लास्ट ठीक है, टाइम 10 विकेट गई थी पाकिस्तान की, तो उसको किसी भी प्लेयर को वी कैन नॉट ब्लेम। दुख नहीं है, जो भी रिजल्ट था, वी आर इंडिया, वी स्टैंड टुगेदर, वी आर टुगेदर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच तो जीतते आते रहते, नो वरी। होते रहता है, गेम में गलती सबसे होती है, प्रेशर आने में हो गया उससे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे हम। ब्लेम करना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तब उस दैट्स अ बिग ब्लो अगेन। ये भी कह सकते हैं एक्स्ट्रास भी बहुत आए। अर्शदीप के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि अर्शदीप बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल होकर कुछ लोगों के खालिस्तानी कहने से फर्क नहीं पड़ता। उनके शरीर की नीली वर्दी चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि उनसे ज्यादा हिंदुस्तान के लिए किसी और के दिल में प्यार नहीं हो सकता। ये बात भी संभव है कि अर्शदीप को भी कल रात नींद न आई हो, लेकिन उन्हें अभी तो बहुत लंबा खेलना है। वो सिर्फ 23 साल के हैं। मजा तो तब आए जब एशिया कप के फाइनल में भी फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने हो और अर्शदीप पाकिस्तानियों को अपनी गेंदबाजी से शानदार जवाब दे। अच्छा, इंडिया की हार का थोड़ा सा दुख हुआ? बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फाइट किया। नहीं फाइट की बात नहीं है ना, एक चांस दिया है फाइनल में हराने के लिए आपको। होए 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 जी, होए। अभी देखो फाइनल होगा, फाइनल में इंशाल्लाह जीतेंगे हम। फाइनल में जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जी इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह का मतलब पाकिस्तान ही थोड़ी ना होता हर जगह, ओए होए होए, है ना? लेकिन मुझे मजा आया हाई स्कोरिंग मैच का। मजा सबको आया, हमें दुख हुआ मगर थोड़ा सा हुआ हाँ, पाकिस्तान के लिए दुख हो रहा है अभी से, मतलब कि आगे हार जाएंगे आगे। फाइनल में जो हारेगी। हम भी यही दुआ करते हैं, भगवान करे ये मैच फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो और इंशाल्लाह इंडिया जीते, क्योंकि अर्शदीप पर और पूरी टीम पर इंडिया को फख्र है। मास्टर स्ट्रोक में अब आप दिल्ली की सियासत के बारे में जानेंगे। शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है बीजेपी। हम जानते हैं एक वीडियो अब उनकी तरफ से जारी हुआ है। बीजेपी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा, उनके पिता कुलविंदर मारवा ने खुफिया कैमरे पर बहुत से खुलासे किए हैं। उसमें से एक अहम खुलासा यह है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाले के लिए शराब व्यापारियों को टेंडर, करोड़ों रुपए के कमीशन तय करके दिए। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लूट के लिए ही बनाई गई थी। आप पहले वो वीडियो देखिए जो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है। हालांकि जिन्ना मर्जी बेचो, सानू फिक्स ने पै दे। साढ़े तो 253 करोड़ लेते हैं। ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे। अच्छा, साल का 253 नहीं, ये तो मिनिमम साढ़ा है। बाकी 500 करोड़ लिया, साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों? गल में 20 टेंडर जो बने सी, सब तो छोटे ऐसे ले ले। बाकी 2 टेंडर बने, उन्हें महंगे में लेने पे माल भी पैसे का 40 की 80 हुई है। कई लोग 1+1 दे रहे हैं, कई 2 ना लिखा दे रहे हैं, 1+2 भी दे रहे हैं। मैं कह 2 दे रहे हैं। माल तो नहीं पैसे है। पहले इन्नी कमाई होंगी सी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 पैसा माल होंदा सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे, 10 पैसे साढ़े होंगे सी। अच्छा, हुण गवर्नमेंट ने की कीता गया, 20 पैसा माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे हो। तो ये देखा आपने, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें शराब घोटाले के आरोपी का
पिता ये कह रहा है कि फिक्स कमीशन तय होने के बाद ही टेंडर दिया जाता था। कमीशन का रुपया ब्लैक में भुगतान उसका करना पड़ता था। अब आगे किस तरीके से ये पूरा मसला पहुंचा है और कौन कौन से आरोप अब बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी इसमें क्या कह रही है, सुनिए। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ। उन्होंने जो खेल खेलिया उन पे दसना ही है ना कि ना एवं खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जेन्युइन है, ये तो कोई दो राम कहां से है। और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से लाइन जोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12 में पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए जल्दी। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जेडे विचोले गए सी वही होगा विचोले। हम विचोले अंदर अंदर जो दिखता है ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साढ़े जब सैटल होगी 6% जो जो सी आएगा तो ले जाने किसी ने 6% आसान करना समझो देना है। 6% देना भी आसान नहीं सीधा। सुन लो आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 छुट। हाँ वही होती दिक्कत सी सर। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो मनो। तो काला देना कोई कार नोट में उधर थोड़ी पहने दे देंगे। पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। उसमें कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं किसी को ले आए और उसका स्टिंग कर दिया। अरे कोई एक्साइज का कमिश्नर होता, कोई मंत्री होता, कोई आदमी होता जो किसी का नाम ले रहा होता, कोई मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, कोई क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, उसमें कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई सर पैर नहीं। इन्हीं का आदमी, इन्हीं ने 13वें पे नहीं तो 14वें पे डाल दे, 14वें पे पहले डाले। हमने कोई नहीं डाला उसको, इन्होंने डाला है। और ये तो अभी लंबी लड़ाई जाने वाली है। मास्टर स्ट्रोक में अब उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत के कारणों की पड़ताल करनी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। मिस्त्री रविवार को गुजरात के उदवाड़ा में एक पारसी मंदिर से मुंबई लौट रहे थे। वो एक लग्जरी कार में सवार थे। कार उनके दोस्त डॉक्टर अनाहिता पंडोले चला रही थी। कार की स्पीड बताई जा रही है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज़्यादा ही थी। साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उनके साथ पिछली ही सीट पर उनके दोस्त जहांगीर पंडोले भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में पालघर के पास अनायता पंडोले ने कार को एक गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की। कार रोड डिवाइडर से जाकर टकरा गई। मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। मिस्त्री और पंडोले की मौके पर ही इस वजह से मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि कार के अगले एयरबैग जो है वो समय पर नहीं खुले, लेकिन पिछला एयरबैग, माफ़ कीजिएगा, जो शुरुआत पहले वाले एयरबैग थे यानी आगे वाली सीट के, ड्राइविंग सीट और पास वाले, वो तो टाइम पर खुल गए, लेकिन पिछले वाले जो एयरबैग थे वो देरी से खुले हैं। सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से और एयरबैग समय पर ना खुलने से मिस्त्री और जहांगीर के अंदरूनी अंगों में बहुत ज़बरदस्त चोट आई। इसी चोट की वजह से दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि गाड़ी चला रही डॉक्टर अनायता, उनके बगल में बैठे डारियस पंडोले, वो इंजर्ड हुए, सिर्फ गंभीर रूप से जख्मी हुए। और माना यह जा रहा है कि अगर साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट लगाया होता तो उनकी जान बच सकती थी। हमने आपके लिए सीट बेल्ट के महत्व पर एक रिपोर्ट तैयार की है। अपने पूरे परिवार के साथ इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए और अपने दोस्तों तक इस रिपोर्ट को आगे पहुंचाना चाहिए।
एक लग्जरी कार जिसे सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार दिए गए हों, जिस कार ने ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी ग्लोबल एनकैप टेस्ट के सभी पैरामीटर्स को पास किया हो, लेकिन जब वो डिवाइडर से सीधे टकराई तो उद्योगपति साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर की मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा इस प्रतिनिधि तस्वीर के जरिए स्थिति को समझिए। साइरस मिस्त्री की दोस्त अनाहिता पंडोले कार चला रही थी, जो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनके बगल में बैठे थे डारियस पंडोले, जो जेएम फाइनेंस के सीईओ हैं। पीछे की सीट पर बैठे थे साइरस मिस्त्री, जो शाहपुरजी पालूनजी ग्रुप के चेयरमैन थे। उनके साथ बैठे थे उनके दोस्त जहांगीर दिनशा पंडोले। आगे बैठे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट को लगाया था, पीछे की सीट पर बैठे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मर्सिडीज बेंज एसयूवी मॉडल GLC तेजी से दौड़ रही थी। पालघर के पास अनाहिता ने गलत साइड से ओवरटेक किया। ओवरटेक करते हुए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। टकराने के बाद सुपर सेफ्टी फीचर वाली मजबूत कार लगभग ड्राइविंग सीट तक टूट गई। बावजूद इसके अनाहिता पंडोले और उनके साथ बैठे डारियस पंडोले की जान बच गई। लेकिन पिछली सीट पर जो पूरी तरह से सुरक्षित रही, वहां बैठे साइरस और दोस्त जहांगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्य वजह रही सीट बेल्ट ना पहनना और गाड़ी का बहुत तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकराना। इस घटना में जो कार में सवार 4 लोग थे, इन 4 लोगों में से डॉक्टर अनाहिता कार ड्राइव कर रही थी, उन्हें भी चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ तक कि ड्राइवर सीट के पास में बैठे हुए उनके जो कजिन थे वो सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कार के ठीक पीछे की सीट पर बैठे हुए साइरस और जहांगीर, इन दोनों की जान चली गई। मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत अधिक थी। गाड़ी ने लगभग 9 मिनटों में 20 किलोमीटर की रफ्तार छू ली थी, 20 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया था। यानी अगर 9 मिनट में मर्सिडीज कार 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रही है, यानी गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रही होगी। साइरस मिस्त्री जिस लग्जरी मर्सिडीज कार में थे, वो करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। एक तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और सीट बेल्ट भी ऊपर से नहीं पहना। 2 वजह रही कि देश के मशहूर उद्योगपति को जान गंवानी पड़ी। अब जरा सीट बेल्ट का महत्व क्या है उसे समझिए। इस क्रैश टेस्ट वीडियो को देखिए। कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार में 4 डमी को रखा है। एक साइड आगे और पीछे बैठे डमी के सीट बेल्ट नहीं लगा है। और अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर टकराने के बाद हुआ क्या, उसे देखिए। सीट बेल्ट लगाए बैठा आगे वाला डमी एयरबैग से टकरा जाता है, लेकिन बगैर सीट बेल्ट पीछे वाली डमी का सर कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है। अब इस हादसे को जरा दूसरे साइड से देखिए, जहां दोनों डमी को सीट बेल्ट लगाया गया है। सीट बेल्ट इसी तरह लोगों की जान बचाता है। ये तब है जब कार की स्पीड महज 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि लग्जरी कार चलाने वाले ये कहते हैं कि इसमें तो स्पीड का पता ही नहीं चलता। मर्सिडीज कार चलाने में आपको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है और कोई जर्क नहीं आते हैं आपको। कबार तो ऐसा हो जाता है कि भाई एक स्पीड लिमिट 100 का रहता है और आपकी गाड़ी चली जाती है 120 पे और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। ऐसा खुद अनुभव किया आप 120 की स्पीड में चल रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार बहुत धीमे चल रहा हूँ मैं, बहुत स्लो गाड़ी मेरी जा रही है? हाँ, मैं अभी बीच में ही अभी लोनावाला जा रहा था तो एक्सप्रेसवे पे मेरी गाड़ी 120-125 पे चली गई थी और मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि भाई बहुत स्लो जा रही है। तो उस टाइम पे तो मालूम ही नहीं पड़ा था, वो तो जब ही मोबाइल पे मैसेज आया वो फाइन का, तभी मालूम पड़ा कि भाई गाड़ी 120-125 पे चल रही थी उस टाइम पे। अनाहिता 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज गाड़ी चला रही थी। अब देखिए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पर कार की सीधी टक्कर होने से कितना घातक झटका लगता है। ये 2 कारें हैं जिनका स्पीड सेफ्टी क्रैश टेस्ट किया जा रहा है। ऊपर वाली कार की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे वाली कार की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी रफ्तार में कार का होता क्या है हाल, ये देखिए।
कार के अंदर रखी गई डमी को कितनी तेज झटका लगा, देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर कार टकराने से बगैर सीट बेल्ट लगाए बैठे साइरस और उनके दोस्त जहांगीर को कितना जबरदस्त झटका लगा होगा कि उन्हें पॉलीट्रॉमा हो गया। बड़ी ब्रांड्स की कार महंगी इसलिए होती है क्योंकि उनमें आराम के साथ सुरक्षा भी ज्यादा हो, लेकिन सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर साइरस ने सीट बेल्ट लगाया होता तो अनाहिता और डारियस की तरह उनकी जान भी बच सकती थी। पॉलीट्रॉमा, इसका मतलब ये कि एक साथ आपके शरीर के बहुत सारे अंगों में बहुत भयानक झटका लगता है, इंजरी होती है और फिर आपके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, जो कि साइरस मिस्त्री के साथ हुआ और उनके दोस्त जहांगीर के साथ। अब ज़रा पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही ट्रॉमा इस वक्त कुदरत की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान के सैलाब से पैदा हुए एक ऐसे संकट का आपके सामने रिपोर्ट रखनी है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त सहमी हुई है। दरअसल पाकिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का भी घर है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अहम और बड़ी निशानियों में से एक है मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। पाकिस्तान में आए सैलाब से मोहनजोदारो के कई बेशकीमती अवशेष इस वक्त नष्ट हो गए हैं, ऐसी आशंका है, और इसके बहुत से इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मानव सभ्यता को डीकोड करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मोहनजोदारो को बहुत अहम मानते हैं और इसीलिए इस पर मंडराए संकट की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त सहम उठी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया सहमी है। संकट की वजह से जितना सैलाब आया है उतनी ही पाकिस्तान की सरकार जो है वो इससे बेखबर दिखाई दे रही है। कैसे, ये समझने के लिए मास्टर स्ट्रोक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। वो दूर दूर तक पानी पानी है। सैलाब की मार से पस्त है पाकिस्तान। गई गाड़ी है। लहरों के वार से खतरे में वजूद। घर तबाह हुए, इनके मकाना तबाह हुए, इनके फसलें तबाह हुई हैं। इधर पानी ही पानी है, लोग भूख पे हैं, बीमार हैं, उनका कोई भी सार संभाल लेने वाला नहीं है। दरिया में जो अंदर जो गांव थे वो सारे डूब गए हैं इस तरफ से। तकरीबन ये सामने मेरा खुद का गांव था। कहीं भूखमरी का हमला, कहीं महामारी का अटैक। बच्चों का कपड़े नहीं मिलते हैं, हमको कुछ नहीं मिलते। ये देखो नाथ बच्चे कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। दरगाह का कुर्ब हुआ हमारे को लंगर देता है, रोज ही खाता हूँ। बाकी कोई गवर्नमेंट के तरफ कुछ नहीं मिला है बाबा। ना मेडिकल है, ना राशन पानी है, घरों की छतें गिरी पड़ी है, पानी वहाँ पे चढ़ा पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान पानी की इस मार से पूरी तरह टूट चुका है। सरकार घुटने टेक चुकी है और कुदरत अभी रहम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक सिंध प्रांत में भारी बारिश होने का खतरा है। सिंध में अगले 4 दिन बारिश के आसार। पाकिस्तान में बारिश ने जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, सिंध उनमें से एक है। और इसी सिंध में एक जिला है लरकाना। यही वो शहर है जो 5000 साल पहले दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता का गढ़ था, जिसे आज हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं। 1921 में खोजे गए मोहनजोदारो को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना गया है, जहां आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के राज दफन हैं और उन पर रिसर्च जारी है। लेकिन पाकिस्तान में आए सैलाबी कहर ने मोहनजोदारो सभ्यता के ये अवशेष खतरे में डाल दिए हैं। हालिया बारिशों से मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम जारी है। अगस्त के महीने में मोहनजोदड़ो में 740 मिलीलीटर बारिश हुई, जिससे 5000 साल कबल मसीह सिंध की कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो के आसारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है।
पाकिस्तान में हुई कयामत की बारिश से सिंध का लरकाना शहर भी नहीं बचा है। अगस्त महीने में पूरे 15 दिन तो यहाँ बगैर रुके मूसलाधार बारिश हुई। खतरे में मोहनजोदारो क्यों? सिर्फ 16 से 22 अगस्त के बीच मोहनजोदारो में 780 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस भयानक बारिश की वजह से मोहनजोदारो के कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इनमें ऐसे इलाके भी हैं जो इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। शदीद बारिशों से मोहनजोदड़ो के तमाम आसार रेजा रेजा होके बिखरने लगे हैं। बारिशों ने मोहनजोदड़ो के टीकी एरिया, मुनीर एरिया, स्टूपा और ग्रेट हाथ समेत दीगर तारीखी आसारों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जहां कदीम ईंटें रेजा रेजा होकर बिखर रही हैं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा नुकसान मोहनजोदड़ो के पेरिस स्ट्रेस डी के एरिया और स्टूपा को हुआ है। मोहनजोदारो को मानव सभ्यता समझने और जानने की अहम कड़ी माना जाता है। अब तक इस सभ्यता की लिपि तक नहीं पढ़ी जा सकी है और दुनिया भर के वैज्ञानिक 100 साल से इसे पढ़ने में जुटे हुए हैं। मानव इतिहास की ऐसी अहम निशानी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है, लेकिन सैलाब के सामने सरेंडर कर चुकी पाकिस्तान सरकार ये जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकी। मोहनजोदारो के अस्तित्व पर जो खतरा आया है, उसके लिए पाकिस्तान प्रशासन के कई विभाग जिम्मेदार हैं। पहली लापरवाही सिंचाई विभाग की है, उसके साथ सड़क परिवहन विभाग की है, हाईवे डिपार्टमेंट की है, फॉरेस्ट विभाग भी जिम्मेदार है। लरकाना जिले की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आंखें मूंद लेना मोहनजोदारो के खतरे में आने की बड़ी वजह है। मोहनजोदारो का वजूद जब खतरे में आया तो पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की भी नींद टूटी और उसने मोहनजोदारो में भरे पानी को निकालना शुरू किया। पंप और पाइप की मदद से मोहनजोदारो में भरे पानी को अब बाहर निकाला जा रहा है। पानी यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा हमने वो निकाल दिया है। बाकी अभी बहाली का काम है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम जो रीसेटल्ड हुए हैं, दीवारें हुई हैं, उनको हम सेटल कर रहे हैं। जो कच्ची ईंटें वगैरह हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनको हम सेटल कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार भले ही अब मोहनजोदारो को नुकसान ना होने का दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी लापरवाही ने यहाँ मौजूद कई बेशकीमती धरोहरों को नुकसान पहुँचाया है और इसकी वजह सिर्फ बारिश नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक 5000 साल पहले मोहनजोदारो सभ्यता का अंत सिंधु नदी में सैलाब की वजह से ही हुआ था और ये इत्तेफाकी है कि इसके अवशेषों पर भी संकट सैलाब की वजह से ही आ रहा है। लेकिन इस संकट की वजह जितना सैलाब है, यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान सरकार और प्रशासन है। और उसे समझिए कैसे। क्या मोहनजोदारो खतरे में आया और क्यों आया? मोहनजोदारो सभ्यता में पानी की निकास बेहद एडवांस है, ये साबित हो चुका है। हम नहीं, ये हमेशा से हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं और कहते भी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में स्थानीय लोगों ने मोहनजोदारो के कई नेचुरल निकास को बंद कर दिया। अब इस बार जब बारिश की वजह से स्थानीय खेत खलियान भरने लगे तो लोगों ने खेतों को काट कर पानी मोहनजोदारो साइड की ओर मोड़ दिया। पानी जब सड़कों पर जमा हुआ तो सड़कें भी ऐसे ही काटी गई कि पानी मोहनजोदारो में की तरफ जो है वो मुड़ जाए। चौतरफा पानी आने की वजह से मोहनजोदारो से पानी की निकासी तो हो ही नहीं पाई, उल्टा पानी जो है वो साइड पर भरने लगा। इसी पानी भरने की वजह से मोहनजोदारो के कई अवशेष नष्ट हो गए हैं। बचे जो हैं वो इस वक्त संकट में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में मोहनजोदारो के अलावा सैलाब और सरकार की लापरवाही की वजह से कई आर्कियोलॉजिकल महत्व के स्थान इस वक्त खतरे में आ गए हैं। शोपियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आतंकियों ने कैंप पर कई राउंड गोलियां चलाई है। अच्छी बात ये रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग भी निकले हैं। अब सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आतंकियों ने कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। अब इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।